Today, we are fortunate enough to have among us Vice Admiral Ahmed Saeed Saab. Ahmed Saeed Saab has a vast career in Navy, and his footprints are, I think, on many continents of this world. और सबमरीन में सर का एक्सपीरियंस है, हिलाल है, इम्तियाज़ हैं सर, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरी टाइम स्टडीज़ के प्रेसिडेंट हैं। इनकी सरबराही में ये इदारा एक एक अपने बड़े अच्छे मनाजिल तय करता हुआ और मैरी टाइम पॉलिसी की तरफ जा रहा है। विदाउट फर्दर एडो, over to Sir Ahmed Saeed Saab. He may please introduce the institution he is heading. Thank you, sir. जी शुक्रिया आपका। पहले तो बैकग्राउंड ज़ाहिर है आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि मेरा तकरीबन 41 साल नेवी के साथ रहा और मुख्तलिफ जगहों पे मैंने सर्व किया, और उसी हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे हमारा जाना हुआ। तो उस तजुर्बे की बिना पे मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स हुई। तो बैकग्राउंड इस इदारे का ये है कि 2006 में हमारे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अफजल ताहिर, उनके जहन में ये चीज़ आई कि दुनिया जो है वो पॉलिसी के अंदर जब थिंक टैंक्स बन के काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में एक गैप है, कोई एक मुस्तनद या एक फोकस्ड इदारा इस पे काम नहीं कर रहा। तो उस हवाले से फिर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक समरी भिजवाई और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उसे अप्रूव किया, और उसके बाद ये इस इदारे की दाखिल पड़ी। तो बेसिक पर्पस जो हमारा है वो पॉलिसी डोमेन में है और मैरीटाइम अफेयर्स में। तो ये इस तरीके से पहले ये स्टार्ट हुआ कराची में, उसके साथ फिर इस्लामाबाद में भी इसका एक टेंटिकल बना, और उसके बाद अभी इसका हेड ऑफिस है और 2 इसके चैप्टर्स हैं। एक इस्लामाबाद चैप्टर कहलाता है और एक इसी तरीके से कराची का चैप्टर है। तो उसमें 6 हमारे सेंटर्स हैं। उन 6 सेंटर्स के अलावा अभी 2 सेंटर्स और हमारे अभी पाइपलाइन में हैं, जिसमें एक गवादर में और एक लाहौर में। इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपेंड। तो ओवरऑल जितना भी मैरीटाइम सेक्टर का टोटल आउटले है विच इज़ अराउंड 40 प्लस सेक्टर्स हैं जी सर। तो उसमें हम इन्हीं 6+2 के अंदर रहते हुए हमारे रिसर्चर्स जो हैं वो काम करते हैं। उसमें इंटरनेशनली भी हमारे काम चल रहे हैं रिसर्च के। उसके अलावा हमारे एम्बेसीज़ के साथ भी काम चलता है। उसके अलावा नेशनल पॉलिसीज़ में हमारा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ हम काम करते हैं। और 18th अमेंडमेंट के बाद चूँकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है जी सर। तो कुछ एरियाज़ जो हैं वो अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास चले गए हैं। तो उस हवाले से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास पॉलिसीज़ रिलेटेड काम है उसमें भी नीमा काम कर रहा है। तो ये है टोटल हमारा बैकग्राउंड। सर ये very vast outreach with a very small team. So how do you manage it, sir? Because linkages with international organizations and helping the concerned ministries, as you have said, 40 different sectors are related to maritime. So I think it's a very great task to complete, and your team, how do you manage it, sir? जी आपने सही कहा कि ये टास्क बहुत अपिल है, जी सर, बड़ा है, और टीम फिलहाल छोटी है। तो मैं तो ये कहता हूँ ये कारवान है जो चल रहा है। जैसे जैसे 7 लोग आके मिल रहे हैं तो हमारी ये काम चल रहा है। पहले हमारे पास जैसे PhDs नहीं थे, फिर PhDs हमारे पास 2 हुए, अभी 4 हैं, अभी और हम PhDs ले रहे हैं, और MPhils हैं, और बाकी उससे रिलेटेड हमारे पास रिसर्च असिस्टेंट हैं, रिसर्च एसोसिएट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टीम बेशक छोटी हो, स्मार्ट हो, लेकिन वेल इंटीग्रेटेड होनी चाहिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी वेल इंटीग्रेटेड है एंड वी आर वर्किंग इन ऑल द डोमेन्स। इसमें फ़िलहाल कोई है, हमारे हैंडीकैप्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के, जी सर। लेकिन साथ-साथ जैसे-जैसे हमारे वसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इसको अभी हमने रिवैम्प किया है नीमा को, उसकी अप्रूवल्स वगैरह जो थी वो हमने ले ली हैं। तो एक प्रोग्रेसिव और एक डायनामिक प्रोसेस साथ-साथ वो चल रहा है। जी सर। अच्छा सर, ये जब बना था तो उस वक़्त भी पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल एक आउटलुक थी। उस वक़्त अलायंसेस बन रहे थे और रीजन में एक काफ़ी उथल-पुथल आप उसे कह लें या मूविंग एंड शेकिंग थी। और फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली ग्रेजुअली ये जो अब वक़्त आया है, इस वक़्त भी रीजन में काफ़ी मूवमेंट है। और ये इस किस्म के इदारे जो स्ट्रेटेजिक होते हैं, ज़ाहिर है कि ये इंटरनेशनल इन मूवमेंट्स पे नज़र रखते हैं और इनमें गैप्स देख रहे होते हैं। तो ये जो सफ़र है सर इसका तकरीबन 10 साल का, तो इस पे कुछ थोड़ी अगर आप रोशनी डालें। आपने सही कहा कि जो थिंक टैंक्स हैं बेसिकली वो एक डिपस्टिक का भी काम करते हैं कि जो सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं, जो नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जी, उसको एनालाइज करना, उसको फोरसी करना और उसके बारे में पॉलिसी लेवल पे उसकी रिकमेंडेशन देना गवर्नमेंट को। तो नीमा जब से स्टार्ट हुआ अपने मीगर रिसोर्सेज में इसने काम शुरू किया और अभी तो काफ़ी फैल चुका है माशाल्लाह। जी, तो हमारी भी इसी तरीके से जो भी इंटरनेशनल चेंजेस आ रही हैं उसका इफ़ेक्ट रीजन पे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, स्पेशली जो मैरीटाइम रिलेटेड हैं उनसे हम उस पे हम काम करते रहते हैं। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल जी सर। कि जब ये बाबुल मंदब पे हूतीज़ का सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ पे ट्रेड जो हमारी उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ या होगा, वो हमने उस वक्त इमीडिएटली एक स्टडी करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई। अच्छा, इसलिए कि हमारी जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी सी ट्रेड है वो तकरीबन 90 प्लस परसेंट है थ्रू द सी। अच्छा सर। तो उस वजह से और उसमें से 60% हमारी है टुवर्ड्स द ग्रेटर वेस्ट और 40% हमारी जाती है टुवर्ड्स द ईस्ट। तो यही जो 40% है इसका अगर आप वॉल्यूम आप देखें तो ये तकरीबन हमारे पास 53 बिलियन के करीब बनता है। तो अभी 53 बिलियन की जो ट्रेड है एट सी विच इज़ पासिंग थ्रू द रेड सी, उस पे हूतीज़ के इस एक्शन की वजह से ज़ाहिर है उस पे टैरिफ्स हाई हो गए हैं। जी सर। जो इंटरनेशनल शिपिंग इंश्योरेंस है वो बढ़ गई है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आता है। तो वो चीज़ हमने फिर कैलकुलेट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी। सही। तो इसी तरीके से जो पिछले साल बेसिकली तो इलेक्शंस का साल रहा। जी सर। वर्ल्ड ओवर तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक में इलेक्शंस हुए सही। और दैट इंक्लूड्स द यूएसए ऑल्सो। तो उसका अभी इस साल पे जो पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट होना है उसके बारे में भी हमने इसके ऊपर भी स्टडी की और उसमें अभी जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और उसके साथ ही ट्रेड एंड टैरिफ वॉर ज़्यादा एम्प्लीफाई हो रही है। तो उसका इम्पैक्ट और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके पर भी हमने कुछ स्टडी करके गवर्नमेंट को भिजवाई। तो यही थिंक टैंक्स का एक मकसद है कि वो फोरवार्न करें, एनालिसिस करें डाटा की बेसिस पे और एक ओपिनियन जनरेट करके गवर्नमेंट को दे दें। तो ये थिंक टैंक्स की जो रिसर्च होती है ये एक पैरेलल ओपिनियन होती है फॉर द गवर्नमेंट जी सर। कि उसमें से अगर कोई चीज़ उन्हें अपनी रिसर्च या अपने जो उनके सिस्टम्स हैं, पॉलिसी जो। पॉलिसी रिलेटेड हैं और भी हैं, तो वो उसके साथ उसको मैच करके कुछ ना कुछ उसमें से चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा सर, मैं आने से पहले आपके इंटरव्यूज़ और आपकी एक्टिविटीज़ देख रहा था, तो
मैरी टाइम पे अब तो कई जगहों पे कॉन्फ्रेंसेस और डिस्कशंस भी यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रही हैं। पहले तो किसी को मेरा ख्याल है कि इसका पता भी नहीं था। और कुछ जो है 2 सेक्टर्स पे आपने एक्सक्लूसिवली बात भी की है, एक शिपिंग पे और एक फिशिंग पे, फिश फार्मिंग पे। तो इनको अगर थोड़ा-सा एलैबोरेट किया जाए और इनको इकोनॉमी और कंट्री के साथ हम अगर लिंक कर सकें। जी, आई थिंक इसको समझने के लिए, आई थिंक इसको बेहतर समझने के लिए पहले हम मैरीटाइम नेशंस को देखें कि उन्होंने मैरीटाइम इकोनॉमी को कैसे टैकल किया। जी तो फिर हम बाद में सेक्टर्स की बात कर सकते हैं। सर। तो ग्लोबली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी में मैरीटाइम का जो शेयर है जीडीपी में, वो तकरीबन 16 से 20% बनता है। सही। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका तकरीबन मिनिमम भी 8 से 12% के दरमियान उनका पड़ता है। सही। तो अब जब हम देखते हैं कि हम एज ए मैरीटाइम नेशन है, तो हमारा भी एक्चुअली तो उतना मेक होना चाहिए जीडीपी के अंदर। हम सर कैसे मैरीटाइम नेशन है? हम मैरीटाइम नेशन इसलिए कहलाते हैं कि हमारे पास सबसे पहली प्री रिक्विजिट तो है कि कोस्ट आपके पास होनी अच्छा चाहिए। सर। तो अल्लाह ताला ने हमें 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की कोस्ट दी हुई है। अच्छा, तो काफ़ी। जी, तो जब कोस्ट है तो कोस्ट के साथ आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि हम यूएन का कह सकते हैं कि यूएन की जो यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी है 1982, उसमें बहुत सारी प्रोविजंस दी गई हैं जो मैरीटाइम नेशंस हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। सही। तो उसमें टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं जो 12 नॉटिकल माइल्स के हैं, उसके बाद कंटिगुअस जोन है जो 24 नॉटिकल माइल का होता है, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जी। जो कि 200 नॉटिकल माइल तक जा सकते हैं आप। और अच्छा। उससे आगे फिर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो आप सही। 350 तक लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपके पास समंदर का एरिया है जी। जो अगर इसको कंबाइन कर लें तो आपका तकरीबन 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। अच्छा। अब ये 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इसके अंदर जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड, मैरीटाइम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो सब की सब पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले कर सकती हैं। सही सर। उसमें अब उसमें फिशरी भी आती है, उसमें टूरिज्म भी है, उसमें जो हमारी शिपिंग है, जो हमारे कोस्ट के साथ पोर्ट्स बननी है या बनी हुई हैं, जी सर। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट होती है, ट्रांजिट ट्रेड होती है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इसको, शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है हमारी। जी सर। तो और नीचे अगर आप बॉटम पे जाएंगे तो सी में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, प्रेशियस मिनरल्स हैं, इन सब को मिला के ये तकरीबन 40 के करीब बहुत सेक्टर्स बनते हैं। तो इन सब का जो हमारी इकोनॉमी में जो एडिशन होनी चाहिए, जी। वो अगर आप 6 to 8% ले लें तो हमारी इकोनॉमी में तकरीबन ये 20 से 26 बिलियन का एडिशन होना चाहिए। जी जी। ओवरऑल हमारा जो रिसर्च हुई हुई है उसमें तकरीबन 100 बिलियन का हमारा 100 पोटेंशियल बिलियन का जी। पोटेंशियल। उसमें सीपैक भी आता है। जी जी सर। लाइक सीपैक को नॉर्मली हम कहते हैं कि स्विस कैनाल ऑन लैंड। सही। तो स्विस कैनाल इस वक्त 10 बिलियन इजिप्ट को एनुअली रेवेन्यू जनरेट करता है। करके। तो अगर आप इसको फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट करेंगे तो 10 बिलियन आपको यहाँ से आएगा। ठीक है। इसी तरीके से जब हम फिशरी की बात करते हैं तो फिशरी का भी तकरीबन हमारा 5 to 6 बिलियन का पोटेंशियल है।
फिशरी को अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें तो उसमें भी हमारे पास ये आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, शिपिंग की बात करते हैं, तो ये शिप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, और फिशरी, ये सारी चीज़ें जब हम टुगेदर इनको एक जगह लेके आते हैं, तकरीबन 100 बिलियन का आपका ये पोटेंशियल है। तो ये इसको आपका सवाल की जो बेस है वो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हम कैसे मैरीटाइम नेशन है। जी तो सर। अगर तो हम इसको क्रिटिकल व्यू में देखें तो पोटेंशियल है हमारा, लेकिन हमने पॉलिसीज या सोच या उसको लेके नहीं चले हम। सही। तो हमारा ओवरऑल इस वक्त जो नेशनल इकोनॉमी में हमारा जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5% कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत ही कम है। जी सर। तो आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही है कि हम मैरीटाइम नेशन हैं, लेकिन ना हम मैरीटाइम नेशन की तरह ना सोच रहे हैं, ना हमने अपने आप को उस तरह इंटीग्रेट किया। अच्छा सर, अब वो इतने सालों से नहीं हुआ, लेकिन अब पॉलिसी क्योंकि बनाई जा रही है, तकरीबन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स तो ये हैं कि बन चुकी है मैरीटाइम पॉलिसी, क्योंकि किसी गवर्नमेंट अहदेदार ने अभी तक वो डॉक्यूमेंट पब्लिक में प्रेजेंट नहीं किया, तो हम उसको नहीं। अब वो जो पहले वाले ऑब्स्टैकल्स थे कि शिपयार्ड अपनी अलग साइट पे काम कर रहा है, जो कंपनी शिप्स चलाने के लिए है वो अलग साइट पे कर रही है काम, टूरिज्म और फिशिंग वाले एक अलग अलग, यानी कि दे वर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो अब कोई इस पॉलिसी में ये प्रपोजल्स शामिल हैं कि इनकी एक डायरेक्शन की जाए, ताकि जो है वो कंट्री को कुछ फ़ायदा हो इसका, एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं इसलिए बात करता हूँ कि मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि हमें कोई व्हील इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जो कंट्रीज़ ने, मैरीटाइम नेशंस ने कैसे अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो पॉलिटिकल विल शो करती है, वो हमेशा मैरीटाइम पॉलिसी है। जी सर, बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी है 2001 के बाद रिव्यू में नहीं आई। जी सर। तो उस वजह से उसमें इतना टाइम गुजरने के बाद ये बड़ा ज़रूरी था कि इसको रिव्यू किया जाए। जी सर। तो आपने सही कहा कि इस वक्त गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है और उन्होंने इसको काफ़ी डिबेट किया है, और नीमा बड़ा एक्टिव पार्टनर ये कर रहा रहे है हैं। इसका, और दो हवालों से। एक तो जाहिर है कि नेवी का एक मेजर रोल है इसमें। जी सर। तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो हैं वो चीफ टेक्निकल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन मैरीटाइम अफेयर्स है। जी सर। तो उस हवाले से जितनी भी मैरीटाइम से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनती है, नेवल हेडक्वार्टर का अपना एक रोल है उसमें। जी सर। तो चूँकि नीमा इन पैरेलल नेवी के साथ भी काम करता है, तो हमारा ये लिंकेज भी उसमें इनपुट के तौर पे जाता है। जी सर। दूसरा पार्ट डायरेक्टली हमारा मोमा के साथ है एज ए थिंक टैंक। सर। तो उसमें भी जितनी भी अभी तक डिबेट्स हुई हैं, जितनी उसमें हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, तो नीमा हैज़ बीन एन एक्टिव पार्टनर इन दैट। तो हमने अपनी जो इनपुट्स हैं वो दी हैं। तो वी होप इंशाल्लाह कि, और हमारा भी ये रिकमेंडेशन रही है कि जल्द नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो उसके बाद फिर स्ट्रैटेजीज बनती हैं सेक्टर्स की, और उसके बाद उनके अंडर एक्शनेबल जो प्रोग्राम्स हैं वो लेके आए जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट का काम है कि उसी के बाद हमें मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाने हैं, और हमें इंसेंटिवाइज करना है ओवरऑल लोकल, फॉलोड बाय द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी सर। अब लोकल और फॉरेन पे सर, अब ये जो मोमा मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, जी, ये पाकिस्तानी ऑडियंस को इतना इसके बारे में नहीं सुनवाई, वो यही ज़्यादातर समझा जाता है कि किसी को पॉलिटिकली सेटल डाउन करना हो तो कराची में किसी को इसका मिनिस्टर बना देते हैं। अच्छा सर, अब जो लोकल और
और फॉरेन वाला कंपोनेंट है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन 1 दर्जन शायद जहाज़ है, ज़्यादातर उनमें 25 से 30 साल से ज़्यादा पुराने जहाज़ हैं, और उनके मामलात भी काफ़ी क्वेश्चनेबल रहते हैं, गाहे बगाहे आता रहता है सरफेस पे। तो इसमें जो जो प्राइवेट इन्वेस्टर है सर, उसको कैसे इसमें अट्रैक्ट किया जाए कि उसे पता हो कि मैं यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो कुछ इसमें से रिटर्न भी आ जाएगा। देखें, शिपिंग जो है ना वो वर्ल्ड में बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, जी सर। इसमें तो दो राय नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो अभी इतने ज़्यादा शिपिंग जो बन रही है उसमें आप किसी भी शिपयार्ड में इस वक्त ऑर्डर लेने जाएं तो 3 साल के लिए बुक हो चुके हैं, जी सर। सो हेविली बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने सही फरमाया कि हमारी जो शिपिंग पॉलिसी है वो ओवर द पीरियड कुछ, मैं ये कहूँगा कि कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से और कुछ लोकल इंटरेस्ट की वजह से वो ऐसी बनी कि वो इंसेंटिव नहीं दे रही थी लोकल इन्वेस्टर को भी और फॉरेन को भी, जी सर। जिसका नुकसान ये हुआ कि जो 1973 तक हमारे पास तकरीबन 70 प्लस शिप्स थे पीएनएससी के, और लोग हमारी जो कंपनीज थी उनको मिला के पीएनएससी उसके बाद बनी। तो जब नेशनलाइजेशन की गई तो उससे ये एक नुकसान हुआ कि जो हमारा जो इन्वेस्टर था शिपिंग का वो सारा यहाँ से निकल गया। जी सर। तो बहरहाल उसका नुकसान ये हुआ कि इसको आसान जुबान में ऐसे कह लें कि आपको जो अपनी, जैसे मैंने कहा था कि हमारी तकरीबन 80 प्लस बिलियन की सी ट्रेड है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विच इज़ 90+% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, इंपोर्ट की। अच्छा सर। तो उसको जब सी पे हमने लाना और ले जाना है तो शिप्स तो अगर हमारे अपने शिप्स नहीं उसको उठा पाएंगे, जिस तरह कि अभी ये 10 शिप्स हैं तो ये तकरीबन 10% ऑफ द टोटल कार्गो उठाते हैं। तो बाकी जो है वो जिसे आप कह लें कि 65 to 68 बिलियन का जो कार्गो है, जी सर। उसके लिए हमें शिप्स हायर करने पड़ते हैं। तो जब आप हायर करेंगे तो आपको रेट ऑफ पेमेंट जो है वो हाई देना पड़ेगा। वॉर रिस्क सरचार्ज जहाँ जहाँ पे हो जाता है तो वो भी आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो है डिले इन डिलीवरी भी होता है उसके अंदर, बिकॉज शिप्स जब उतना सामान ले लेते हैं तो फिर वो हमारे एरिया में आएंगे। जी सर। तो इस तरह के कुछ मसाइल ज़ाहिर है उसमें आते हैं। और एक इससे बड़ा एक और है कि जो आपको फ्रेट पे करना होता है शिपिंग को, वो आप फिर फॉरेन एक्सचेंज में पे कर रहे होते हैं। तो ये तकरीबन 6 to 8 बिलियन का जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज इस फ्रेट में चला जाता है। तो अगर हमारे अपने शिप्स हों और वो सिस्टमेटिकली हम उनको बढ़ा लें तो ये कम से कम इसमें 50% भी अगर हम रिडक्शन कर लें तो भी तकरीबन 4 बिलियन 5 बिलियन का हम इसमें कमी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक सर। और आजकल क्योंकि जो सीज हैं वो हैवीली मिलिटराइज्ड भी होते जा रहे हैं ग्रेजुअली, जगह जगह पे इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनके तकरीबन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और तो सर अब ये तो एक यानी कि वो इसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए इस पॉलिसी में कोई है अट्रैक्शन ऐसी खास जी, अभी जो नई पॉलिसी बनी है उसमें काफ़ी इंसेंटिव्स रखे गए हैं। जी हाँ, लेकिन उन इंसेंटिव के साथ जो मेजर 2-4 चीज़ें हैं देखने वाली, वो ज़ाहिर है कि जो हर कोई बात करता है, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करता है। जी सर।
दूसरा ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करता है, तीसरा सस्टेनेबल पॉलिसी की बात करता है, बिकॉज इसमें जो भी शिप लाएगा या यहाँ पे ऑपरेट करेगा तो बड़ी कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है ये। जी सर। तो वो 3 से 5 साल की पॉलिसी पे कोई भी नहीं आएगा। अगर वो आता है तो वो ये बात करता है 30 साल से ज़्यादा की हमें पॉलिसी चाहिए, सस्टेनेबल पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक पॉलिसी बनाई जिसमें इंसेंटिव्स आपने लगा दिए, तो उसमें नेशनल इंटरनेशनल गारंटर्स डाल के, ताकि आपकी वो पॉलिसी चेंज ना हो। तो ये वाले कुछ मसाइल हैं जिनके ऊपर बातचीत हुई है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इस चीज़ को देख रहा है कि पहले लोकल इन्वेस्टर क्या करता, अच्छा। ताकि अगर वो उसको सेफ्टी गारंटीज ये सब मिलती हैं और वो लेके आता है, तो दूसरा स्टेप नॉर्मली होता है जेवी के अंदर लोग आते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं, ताकि एक सिक्योरिटी रहे लोकल पार्टनर के थ्रू। और जब वो देखते हैं कि बिल्कुल ही माहौल उतना अच्छा है कि अब इंडिपेंडेंट भी आप आ सकते हैं, तो फिर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर, अब आखिरी हमारा हिस्सा इंटरव्यू का वो है अमन एक्सरसाइज 2025 and its crown jewel of I think Pakistan's diplomacy. Over 60 countries they participated in it in a big way, and an Aman dialogue was also going on the sidelines. So how do you look at these things? You were very much involved in all this process. जी हाँ, ये मैं समझता हूँ कि नीमा की खुशकिस्मती है कि अमन डायलॉग जो इस दफ़ा किया गया, ये इनॉग्रल सेशन था, एक नया आइडिया था नोवेल, उस पे नीमा को पार्टनर किया गया कि ये आप कंडक्ट करवाएं। तो बैकग्राउंड तो ज़ाहिर है एक डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनली मैरीटाइम डिप्लोमेसी जो है, ये एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है हमारी नेशनल डिप्लोमेसी का। तो उसमें जो हम टर्म यूज़ करते हैं कि हर वो कंट्री जो कि मैरीटाइम है, जिसको कि सी लगता है, वो एक्चुअली हमारा नेबर है। अच्छा। इसलिए कि हम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट वहाँ जा सकते हैं, बीच में कोई चीज़ हमें ममानित नहीं करती। इसी वजह से इस चीज़ को हम एज ए स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए, जहाँ पे भी उन ममालिक में जहाँ पे कुदरती आफात आई या कहत साली हुई या इस तरह जो मसाइल आए या कोई सुनामी आया, जहाँ ज़लज़ले आए, तो नेवी शिप वहाँ पे जाके उन्होंने मेडिकल कैंप्स भी लगाए। उन्होंने जो अशियाए खुर्दनोश हैं या खेमे हैं वो भी डिलीवर किए, इसलिए कि एयरक्राफ्ट जो है वो तो बहुत कम वेट कैरेज कर सकता है। वो नॉर्मली वो मेडिसिन्स को तरजीह देते हैं कि उनके थ्रू किया जाए, लेकिन बाकी जितना हैवी इक्विपमेंट है वो नॉर्मली नेवल शिप्स लेके जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी नेवल शिप्स गए वहाँ पे एक आप गुडविल जनरेट करता है ये, तो वो इवेंचुअली हमारी ओवरऑल नेशनल पॉलिसी में एक बड़ा एक बेहतर उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो स्टार्ट हुआ अमन का, अमन जी, तो अमन भी इसी तरीके से 2007 से शुरू हुआ, नीमा से 1 साल के बाद जी, और ये हर 2 साल के बाद होता है। और उसका बेसिक पर्पस ये है कि जो मैरीटाइम नेशंस हैं वो आपस में मिल बैठ के जो मसाइल हैं सी के ऊपर, उनके ऊपर बातचीत की जाए और उसके ऊपर एक रिकमेंडेड सोल्यूशन लेके आएँ, और उसी हवाले से ये सारा काम होता है। तो अमन डायलॉग उसका पार्ट ही था इस दफ़ा, जिसमें मोस्टली प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो कि सी के ऊपर सी फेरर्स हैं बेसिकली, उनके जो मसाइल हैं उसके ऊपर बातचीत की गई, और बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। और जैसे आपने कहा कि 60 से ज़्यादा नेशंस और तकरीबन 120 से ज़्यादा इसमें मंदुबीन ने शिरकत की जी। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान के लिए मैरीटाइम नेशन होने के हवाले से, कि जिस तरह कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें कि पाकिस्तान के एक रीजनल पावर होने का भी एक अंदाज़ा होता है। बांग्लादेश से भी आया, बांग्लादेश से कि हमारा रप्रोचमेंट बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे चाइनीज़, वहीं पे अमेरिकन, वहीं पे ब्रिटिशर्स, वहीं पे इटालियन, वहीं पे
अफ्रीकन कंट्रीज, वहीं पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, फार ईस्टर्न कंट्रीज, आप यू नेम सेंट्रल इट, कि एक एशियन। बहुत बड़ा एक अच्छा मोज़ेक ऐसा बना जहाँ पे पाकिस्तान की इस चीज़ को स्ट्रेंथ मिलती है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकली या इंटरनेशनली डाइवर्जेंट व्यूज़ के कंट्रीज़ को भी बिठा सकता है और उनके दरमियान बातचीत करवा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था और बड़ा सक्सेसफुल गया माशाल्लाह। जी सर, आपने सर आज़री टीवी को भी इंटरव्यू दिया। डिप्लोमेसी की जो सक्सेस होती है वो न्यूट्रलिटी है। अगर आप ये इंश्योर करा दें कि हम पार्टी नहीं बनेंगे कन्फ्लिक्ट्स की, तो फिर इंटरनेशनल जितनी भी पार्टीज़ हैं वो कंफर्टेबल फील करती हैं आपके पास आके बैठना। अब आज़री टीवी को आपका मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ आपने बात की। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अच्छा, नेवी के इस रोल को उस तरह से जाना नहीं जाता। वो ज़्यादातर देखते हैं कि एरोप्लेन्स एड के आए हैं और उन्हीं की तस्वीर जाती हैं, तो शिप्स मेरा ख्याल है वो उस तरह से नहीं अपना प्रेजेंट कर पाते। तो इस पे थोड़ा सर सेंट्रल एशिया के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 100 जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 120 वो ममालिक तो आए, लेकिन जो 40 के करीब या 42 के करीब कंट्रीज और जो यूएन की एफिलिएटेड बॉडीज हैं जी वो लैंड लॉक्ड है, अच्छा उनको सी नहीं लगता। जी सर। लेकिन जो यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है वो उनको मैंडेट करता है कि वो किसी भी कंट्री के साहिल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर। तो उस हवाले से जो उनकी सी ट्रेड है वो उन ममालिक के थ्रू हो सकती है, जिसको हम ट्रांजिट ट्रेड कहते हैं। जी सर। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जितने भी मालिक हैं, ऑल्दो पीछे कैस्पियन सी एक आता है, लेकिन कैस्पियन सी इज़ अ बेसिकली लेक, किसी से जब कनेक्टेड नहीं है तो रीजनल तो कर सकते हैं, जी जी। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उनके पास सबसे जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बनता है जी वो पाकिस्तान है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए। तो उस हवाले से पाकिस्तान का चूँकि ये पोटेंशियल है और पाकिस्तान ये ऑफ़र कर सकता है, तो उस हवाले से इन कंट्रीज़ का बहुत बड़ा एक स्टेक है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के हवाले से, और पाकिस्तान के जो है ट्रेड यहाँ से वो ले सके। यहाँ से तो ये वो सेंट्रल पॉइंट है जिसके ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी हमारे साथ इंटीग्रेट होती है। जी, ये तो सर काफ़ी अच्छा हुआ है। अब रशिया में तो वार ज़ोन ही है, तो पाकिस्तान एक 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 यानी कि इस प्लेयर के तौर पे उभर के सामने आना भी चाहिए। अच्छा, इसमें सर अब हम आप कुछ इस पे अगर बात करना चाह रहे हैं तो कर लें। आखिर में फिर हम अपना मिडल ईस्ट पे पाकिस्तान एज ए रीजनल जी प्लेयर जी के जी हवाले जी से, सेंट्रल एशिया के हवाले से। जी हाँ, वो इसलिए कि पाकिस्तान देखें इस रीजन की सबसे तजर्बाकार मैरीटाइम फोर्स है। जी सर। उसकी वजह सिर्फ ये कहने से नहीं है बल्कि हमारा तजुर्बा है, क्योंकि अभी सी के ऊपर जैसे मैंने आपसे कहा कि सी पे जितने भी चैलेंजेस हैं ट्रेड के लिए, वो किसी एक मुल्क की फोर्स उसको नहीं कर सकते, इवन अमेरिका नहीं कर सकता। जी सर। तो इसीलिए कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म्स बनते हैं उन रीजन्स के अंदर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको देखते हैं। सही। जैसे तकरीबन 2000 में एक CMF कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स बनी, जी सर। अमेरिका ने बनाई हमारे रीजन में, जो कि टेररिज्म और पायरेसी को देखने के लिए। जी तो सर। 150 थी वो टेररिज्म को देख रही थी और 151 151 जो है वो पायरेसी को देख रही थी। तो पाकिस्तान 2009 में 150 का मेंबर बना और 2004 में 150 का मेंबर बना और 2009 में एंटी पायरेसी का मेंबर बना। तो पाकिस्तान वाहिद फोर्स है इस रीजन की जो कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म्स में जिसके पास इतना बड़ा तजुर्बा है। सही। तो उस हवाले से पाकिस्तान एक बहुत ट्रस्टेड रीजनल मैरीटाइम फोर्स है।
सही। जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक इमर्जिंग मिडल पावर है रीजन की। सही। हमें अगर उस तरीके से अपने आप को प्ले करें तो मैं नहीं हाँ। समझता कि हमारे पास ये पोटेंशियल नहीं है कि हम इस एरिया में इस सारी चीज़ को लीड कर सकें। और यही अमन डायलॉग का और अमन एक्सरसाइज का पर्पस है कि बड़े लेवल के ऊपर हम इसको ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं और उसके बाद आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान इस एरिया में अपनी एक लीडिंग फोर्स के तौर पे सामने आएगा। सर, पाकिस्तान के जो सीज हैं और इसी तरह नेवी, तो जीसीसी जो कंट्रीज हैं उनके साथ काफ़ी कोलैबोरेशन है, और मेरा ख्याल है कि वो ट्रेन भी पहले तो पाकिस्तान में ही हुआ करते थे, नेवी की एकेडमी में ही। तो तो और ज़्यादातर जो पाकिस्तान की ऑयल ट्रेड है फजूरा से है गालिबन, ज़्यादातर वहीं से आते हैं, या वो सऊदी अरब से। तो इस एस्पेक्ट को अगर थोड़ा सा उजागर किया जाए। गल्फ देखें बड़ा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड के लिए भी और पाकिस्तान के लिए, बिकॉज जो इकोनॉमी फिलहाल जो बैकबोन है वो एनर्जी कॉरिडोर है। जी सर। तो एनर्जी कॉरिडोर मोर देन 40% ऑफ द नोन रिजर्व्स जो हैं वो आपके मिडल ईस्ट में हैं, जी सर। या उससे ऊपर थोड़े से इलाके हैं जिनके अंदर हैं। तो ज़ाहिर है उनकी तरसील इन्हीं इलाकों से होती है। और पाकिस्तान का भी मेजर शेयर ऑफ ऑयल एंड गैस इंक्लूडिंग एलपीजी और जी ये एलएनजी है, ये सारा यहीं से आता है। जी तो इसीलिए हमारा रिक्वायरमेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के हवाले से तो हमारे लिए ये अहमियत तो अपनी जगह है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारा एक रिलीजियस एफिलिएशन भी है इन इलाकों के साथ, और वो कल्चरल और ट्रेडिशनल जो हमारा एक इनके साथ हमारा एक एहतराम का रिश्ता है जी वो है। उसको फर्दर स्ट्रेंथन, जैसे आपने कहा कि इनकी ट्रेनिंग जो मैरीटाइम नेवल जी सर। एकेडमीज़ में हुई, हमारे बहुत सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हुई। जी सर। और जब हम नेवी में आए और उस वक्त नेवल एकेडमी में 1:4 की रेशो होती थी कि एक पाकिस्तानी है तो 3 अरब कंट्रीज से होते थे। अच्छा। तो इतनी बड़ी ये फैसिलिटीज़ कंट्रीब्यूशन। यूटिलाइजेशन होती थी। बाद में उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस बना लिए जिसमें कि ज़ाहिर पाकिस्तानी ही वहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर्स गए और अब भी वहीं पे वो काम भी करते हैं। तो ये एक लिंकेजेस जो है गुडविल के हवाले से हमारा बहुत अच्छा है गल्फ के साथ। और मैं नहीं समझता कि ये किसी हवाले से भी इसमें कोई कमी हुई है। ये अब भी उसी तरीके से कई चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ्स जो हैं इन अरब कंट्रीज़ के, वो मेरिट हमारी नेवल एकेडमी के तालीम याफ्ता थे सही सही और अब सही। भी उनके इंस्टीट्यूशंस में कई जगहों पे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी स्ट्रेंथ है जो कि जीसीसी के साथ हमारी है और रहेगी इंशाल्लाह इसमें। इसीलिए हमारी ना सिर्फ अमन में एक्सरसाइजेज होती हैं, इसके अलावा हमारी 1-to-1 एक्सरसाइजेज भी हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज है मैरीटाइम में। जैसे सऊदीया के साथ है कि सऊदीया के साथ हम नसीमुल बहर करते हैं, जी सर। वो एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज है जो हम सऊदीया के साथ, इस तरह हमारा ओमान के साथ है, इस तरह हमारा यूएई के साथ है, बहरीन के साथ है। तो ये बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिसमें हमारी उनसे ये बातचीत चलती है। जी सर। और नेवी डिप्लोमेसी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, और मसलन ये कि कई जो वहाँ पे नेवी में हैं वो डिप्लोमेट्स भी बने, और उनके इंटरेक्शन और उनकी यादें अपनी उसमें, ये जब अमन एक्सरसाइज हुई तो जो मिलिट्री अटैची हैं सऊदी अरब के, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इज़ प्राउड टू बी पार्ट ऑफ। इतना मसलन एक रूटीन में तो कहा जाता है कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है कि प्राउड टू बी पार्ट ऑफ, ये मेरा ख्याल है कि एक रूटीन से हट के एक एक वो है। तो ये सऊदी और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, नेवी की डिप्लोमेसी जीसीसी कंट्रीज़ के साथ, इसमें वहाँ पे इदारे भी बने हुए हैं जिसमें पाकिस्तान नेवी के लोग जाते हैं, बहरीन और कतर और इधर। जी हाँ, समंदर को जैसे मैंने कहा ना कि ये कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड है।
जी सर। तो इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें, इदारों की भी। इसी वजह से इन इंटीग्रेशन में बहुत आसानी होती है जब आपके उन इदारों के लोग आपके ट्रेंड किए हुए हों। जी, जी सर। अमन डायलॉग की जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूं कि जब मैं ब्रेक हुई तो वहाँ पे लोग मुझसे मिलने आए, तो उसमें एक साहब आए और उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। तो जी, जी मैं सर। गौर कर रहा था कि ये साहब कौन है, लेकिन देन ही टोल्ड मी कि मैं नेवल एकेडमी में आपका कैडेट था। जी सर। तो अब वो यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे आए हुए हैं। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी कि मैं, और बड़ी खुशी हुई मुझे ये चीज़ देख के कि हमारे वो कैडेट्स, बिकॉज़ मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा नेवल एकेडमी में, तो अब जी वो लोग ऐसी जगहों पे आ गए हैं जो कि क्रॉसिंग में नज़र आते हैं, और वो भी बड़ी खुशी से हमसे मिलते हैं। सर, हम्बल एंड ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। और ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इस पे एक-एक इशू पे हम कई-कई दफ़ा बात कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी और जितने कम टाइम में आपने सारी बातें एलैबोरेट की, और आपका जो एक्सपीरियंस पूरी दुनिया का माशाल्लाह, तो वेरी थैंकफुल टू यू। नहीं, बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू। इंशाल्लाह सेक्टर्स के ऊपर भी हम बाद में इस तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता, बिकॉज़ अब मैं आपके शुक्रिया इसलिए भी अदा कर रहा हूँ कि जो मैरीटाइम नेशन को मैरीटाइम सोच के साथ जैसे हमने आगे बढ़ना है, तो उसमें इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करते हैं अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर। वो लोग जिनको इन चीज़ों का इदराक नहीं है, जब वो ये प्रोग्राम देखते हैं, तो उनमें ये अवेयरनेस पैदा होती है। कुछ अर्सा पहले तक बहुत कम लोग थे इसमें, और अभी बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग इसमें बात करते हैं। जी सर। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह के सेशंस और चलें, श्योर सर। और जो हम इदारे के तौर पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वी विल डू। जी, आपका जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।